First one is the protection of an internal environment from the harms of fluctuations in the definition of which one of the following. So internal environment की protection करना, external environment के लिहाज से, अब internal environment में change आता है, external environment में भी change आता है, तो internal environment में जो change है और external environment में जो change है, दोनों किस तरह एक दूसरे को जो है वो equalize करते हैं, stabilize करते हैं, या body अपना internal environment किस तरह stabilize करती है external environment में change आने पर. तो ये जो डेफिनेशन है वो किस जो है वो वर्ड की है, नीचे वर्ड्स हमारे पास हैं, टर्म्स हमारे पास हैं. द फर्स्ट टर्म इज ऑस्मोरेगुलेशन, द नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन, थर्ड वन इज थर्मोरेगुलेशन एंड द लास्ट वन इज होम्योस्टेसिस. ऑस्मोरेगुलेशन याद रखिएगा सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लेवल को बैलेंस करने को कहते हैं. एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जबकि डेफिनेशन में कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं है. थर्मोरेगुलेशन टेम्परेचर की मेंटेनेंस को कहते हैं. जब हम होम्योस्टेसिस में आते हैं तो ये एक ब्रॉड टर्म है जो कि इन तीनों टर्म्स को अपने अंदर ले लेती है. तो इसलिए डेफिनेशन जो हमारे पास पट ऊपर लिखी हुई है ये होम्योस्टेसिस की लिखी हुई है, जिसमें हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल. अब उस प्रोटेक्शन में वाटर लेवल भी आ जाएगा, सॉल्ट लेवल भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी आ जाएगा. तो हमारे पास द करेक्ट आंसर इज होम्योस्टेसिस. द नेक्स्ट वन इज द कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स that have adaptations of the small and thick leaves to limit the water loss are called. Options में है हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स हैं जो कि हमारे पास पानी में पाए जाते हैं. उसके पास है जी जीरोफाइट्स. जीरोफाइट्स जो हैं वो हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो कि हमारे पास पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर. और मीजोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो हमारे पास पाए जाते हैं मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में, जहां ना पानी बहुत ज्यादा होता है, जहां पानी ना बहुत ज्यादा कम होता है. एंड द लास्ट वन इज हाइग्रोफाइट्स. और हाइग्रोफाइट्स से मुराद ऐसे प्लांट्स होते हैं जो है वो वेट एनवायरनमेंट में रहते हैं, नमी वाली जगहों पे रहते हैं. तो याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर अडेप्टेशन हो थिक लीव्स की और उसका सरफेस एरिया भी कम हो, तो ये अडेप्टेशन बनती है ऐसे प्लांट की जिसके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो होगा वाटर की कंजर्वेशन करना. तो हाइड्रोफाइट्स मैक्सिमम वाटर रिलीज करेंगे. मीजोफाइट्स अगर पानी ज्यादा है तो वो ज्यादा रिलीज करेंगे, कम है तो कम रिलीज करेंगे. हाइग्रोफाइट्स दे आर लिविंग इन वेट एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली ये भी पानी ज्यादा लॉस करेंगे. जीरोफाइट्स चूंकि रह रहे होते हैं खुश्की पे, इसलिए इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो इनकी बेसिक अडेप्टेशन होती है वाटर को क्या करना, कंजर्व करना. सो जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो वाटर की कंजर्वेशन की तरफ जा रही है, इसलिए हमारे पास जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा जीरोफाइट्स. नेक्स्ट है हमारे पास द एनवायरनमेंट वेयर द एनिमल प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन. अगर हम डाइल्यूट यूरिन की बात करें तो डाइल्यूट यूरिन से मुराद ये होगा कि मैक्सिमम वाटर रिलीज किया जा रहा है और सॉल्ट मिनिमम है. इसका मतलब ये हुआ कि जब मैक्सिमम वाटर रिलीज किया जा रहा है तो बॉडी के अंदर वाटर मैक्सिमम होगा, और सॉल्ट मिनिमम रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब बॉडी में सॉल्ट जो है वो मिनिमम होगा और बॉडी जो है वो सॉल्ट को कंजर्व करना चाह रही है. अब एनवायरनमेंट कौन सा होगा? हाइपोटोनिक, इक्वेटिक, आइसोटोनिक, इक्वेटिक, हाइपोटोनिक, इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. हाइपोटोनिक में याद रखिएगा वाटर लेवल हाई होता है और हमेशा सॉल्ट कम होता है. तो चूंकि मैक्सिमम वाटर रिलीज किया जा रहा है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट जो होगा वो हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि वाटर की अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्ट की कम. तो डाइल्यूट में जब रिलीज किया जाएगा यूरिन तो उसमें सॉल्ट कम होगा, वाटर मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इज फेसिंग हाइपोटोनिक इक्वेटिक एनवायरनमेंट. सो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू बनता है वो है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेनली इन द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट इन प्लांट्स. एक्सक्रीटो कहते हैं एक्सक्रीट करने वाले को, फोर कहते हैं स्ट्रक्चर. तो पूछा ये जा रहा है कि प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो वेस्ट को रिमूव करता है. ऑप्शंस के अंदर है जी स्टेम्स, रूट्स, लीव्स और फ्लावर. तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाला जो हमारे पास टॉपिक था, अगर आप उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें, रिमाइंड करें, रिकॉल करें, तो वहां हमने एक्सक्रीटोफोर की डेफिनेशन पढ़ी थी. हमने कहा था लीफ वो ऑर्गन होता है, वो स्ट्रक्चर होता है विच हैज एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम वेस्ट, और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है ऑटम सीजन के अंदर, एंड प्लांट विल गेट रिड फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट्स. सो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन बनती है वो लीव्स की बनती है. एमसीक्यू है हमारे पास नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन कंपेयर्स टू अदर. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यूरिया, नेक्स्ट है यूरिक एसिड, थर्ड है क्रिएटिनिन एंड द फोर्थ वन इज अमोनिया. अगर हम इन सब ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास यूरिया को अगर हम देखें तो इसमें 50 ml वाटर रिक्वायर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम यूरिया.
अगर हम यूरिक एसिड को देखें तो 1 ml रिक्वायर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ml यूरिक एसिड। और क्रिएटिनिन की बात करें तो इसमें हमारे पास अमाउंट गिवन तो नहीं है बुक के अंदर, लेकिन ये भी वाटर जो है वो ज्यादा डिमांड करता है। अमोनिया की बात करें तो ये हमारे पास मेंशन है, मैक्सिमम वाटर यही मांगता है, 500 ml जो है वो वाटर रिक्वायर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम। तो जो सबसे मिनिमम वाटर रिक्वायर करेगा वो करेगा यूरिक एसिड। तो ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ एज ए आंसर बनेगी वो बनेगी यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो लेके आती है यूरिन को? तो पैल्विक है, यूरिटर है, कोलेक्टिक डक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनता है वो है यूरिटर। यही वो नैरो डक्ट होती है जो कि यूरिन को ट्रांसफर कर रही होती है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। जबकि पैल्विक की अगर हम बात करें तो ये पैल्विक एक रीजन होता है जो कि हमारे पास जो है इसमें ब्लैडर वगैरह जो है वो पड़ा होता है। और अगर हम बात करें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की तो ये हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होती हैं जो कि यूरिन की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेस्टिसाइड्स, तो डेफिनेटली बेबी वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर जिनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स, तो बेशुमार ड्रग्स हमारी बॉडी में आ जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़ी टॉक्सिक होती हैं, उनको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। फूड एडिटिव्स जो हैं वो ऑलरेडी बड़े हार्मफुल होते हैं और इनकी डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है। ऑल ऑफ दीज, तो अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट हैं और टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जिनकी डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर इन्वॉल्व होगा और इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो हमारे पास आंसर बनेगा इट वुड बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्म। सो एंडोथर्म टर्म पहले समझ लीजिए, ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म और इस हीट को यूज करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्म। और इनका टेम्परेचर जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज पे जो है वो मेंटेन रहता है। थोड़ी सी नैरो रेंज चेंज हो सकती है, बहुत ब्रॉड रेंज चेंज नहीं होती। तो बर्ड हमारे पास एंडोथर्म है, एम्फीबियंस हमारे पास जो है वो एक्टोथर्म्स होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स और मैमल्स ये भी दोनों हमारे पास एंडोथर्म है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा एम्फीबियंस जो कि एंडोथर्म्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द टाइप ऑफ अडेप्टेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं कि बॉडी के अंदर मस्कुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी और वो हीट जनरेट करेंगी ताकि बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो यहां किसी किस्म का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करें तो डेफिनेटली ये आंसर ही बनेगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का मतलब होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चेंज आएगा, बॉडी की जो है वो डिफरेंट जो उसके मसल्स वगैरह हैं, जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ मसल्स इन्वॉल्व हैं तो फिजियोलॉजिकल ही बनता है। नेक्स्ट अगर बिहेवियरल की बात करें तो उसके अंदर तो हमें जो है वो अपनी जो है वो माइंड को चेंज करना होता है, अपनी लोकेशन को चेंज करना होता है, अपने क्लॉथ्स को चेंज करना होता है। नन ऑफ दीज, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ही करेक्ट बनेगी जो कि होगी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। आइए जी, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर्स में बहुत दफा डिस्कस किया जा चुका है। आइए दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें ऑस्मो कन्फर्मर की, सो बेसिकली ये वो एनिमल होते हैं विच केप्ट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल, यानी इनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बिल्कुल जो है वो सेम होते हैं। जब दोनों एनवायरनमेंट सेम है, देयर इज नो नीड फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, फॉर द रिमूवल ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, नेट लॉस बिल्कुल क्या होगा, जीरो होगा। सो इन एनिमल्स को जिनमें उनका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिल्कुल बैलेंस हो, सेम हो, तो किसी किस्म के नेट लॉस की या नेट गेन की जरूरत नहीं होती। उन्हें हम बोलते हैं कि दीज आर ऑस्मो कन्फर्मर। बेसिकली हमारे पास मैरीन एनिमल्स में जो हमारे पास हैग फिशेस हैं या लैम्प्रे हैं, जिनको हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट्स एंड दे आर द एंसेस्टर ऑफ द वर्टिब्रेट्स, वो हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर में इंक्लूड होते हैं। और अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटर की, तो बेसिकली इनका जो बॉडी का एनवायरनमेंट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक्सटर्नल अगर हाइपर है तो इनका हाइपो होगा, एक्सटर्नल अगर हाइपर की जगह हाइपो है तो इनका हाइपो होगा। सो दे आर फेसिंग हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। उस सेंस में इनको क्या करना होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अडेप्टेशन करना होती हैं और अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो सेम करना होता है एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ऐसे एनिमल जिनको अपनी बॉडी को एक्टिवली इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उन्हें हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऑस्मो रेगुलेटर हमारे पास, हम मैमल सारे ऑस्मो रेगुलेटर हैं, बर्ड्स, एम्फीबियंस, बेशुमार फिशेस हमारे पास जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर हैं।
सपोज कीजिए अगर इनकी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, इट मीन सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो इनको मैक्सिमम सॉल्ट रिमूव करना होगा, सॉल्ट इनके लिए वेस्ट होगा. एंड इफ दे हैव हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, it means they have maximum concentration of water, then they must need water to remove out. So it was all about osmoregulator. So the next one is define anhydrobiosis with examples. अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर, तो कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं which have ability to tolerate the condition of dehydration for a long period of time. एक लंबे अरसे तक ये बगैर पानी पिए जिंदगी गुजार सकते हैं. सो ये कैरेक्टर जिसमें एनिमल जो हैं without drinking water they can live for a long period of time, उसे हम बोलते हैं इस कैरेक्टर को एनहाइड्रोबायोसिस. और ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल्स में शामिल है कैंगरू, रैट वगैरह और कैमल वगैरह. एक बात यहां पे मैं और एक्सप्लेन करता चलूं. फर्ज कीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हाउ दे विल बी एबल टू लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो याद रखिएगा बेसिकली दे फीड ऑन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. ये ऐसा फूड यूज करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो. जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होगी तो उसके मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें पानी जो है वो एंड प्रोडक्ट के तौर पे आपको रिसीव होगा, CO2, H2O प्लस ATP. तो जब एंड प्रोडक्ट में वहां पे आपको रिसीव हो जाता है वाटर, तो उस वाटर को वो यूज कर लेते हैं अपनी बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के अंदर या बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए. सो दैट्स व्हाई इन दिस मैनर दे कैन लिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. So the next short question is, why does filtration takes place only at the glomerulus part of the nephron and nowhere else? अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो हमारे पास जो मेन पोर्शन था वो था रीनल कॉर्पिसल और रीनल ट्यूब्यूल. रीनल कॉर्पिसल में दो पार्ट थे, ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल, और उधर हमारे पास था PCT, लूपोफेनले और DCT. अब इन पांचों पार्ट्स के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है विच इज द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, दैट वाज ग्लोमेरुलस. वो पोरस होता है, सुराखदार होता है, और उसके अंदर जब एफरेंट जो है डक्ट से ब्लड आ रहा होता है, एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आ रहा होता है, तो उस वक्त उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है. सो पहला जो हमारे पास यहां पे आंसर का करेक्टर बनेगा, जो पॉइंट बनेगा, दैट वाज कि इट कंटेन हाई ब्लड प्रेशर. सेकंड यहां पे कि ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन होता है ये पोरस होता है, सुराखदार होता है. तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और पोरस होने की वजह से यहां से कंटेंट जो है वो फिल्टर होना शुरू हो जाता है, और फिल्टर होके वो फिर जाना शुरू कर देता है इनटू द बुमेन्स कैप्सूल. इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और एक बात याद रखिएगा, ये जो कंटेंट जा रहा है इट कंटेन प्लाज्मा इन इट, यानी इसमें एसेंशियल सब्सटेंसेस भी होंगी, इसमें नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस भी होंगी. प्लाज्मा के मुताबिक वाटर भी होना चाहिए, अमीनो एसिड भी होने चाहिए, फैटी एसिड भी होने चाहिए, ग्लूकोज भी होना चाहिए, और इसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ आयॉन्स भी शामिल होंगे. वो अलग बात है कि इनमें से कौन सी चीज को रीअब्सॉर्ब करवाना है, कौन सी नहीं. अभी हमारे पास जो मेन क्वेश्चन था कि बेसिकली क्यों ग्लोमेरुलस ही यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ द फिल्ट्रेशन, तो दो बेसिक आंसर बनते हैं. ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर हेयर, एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज हाईली पोरस, यानी सुराखदार होता है इन नेचर. सो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कंटेंट यहां से क्या हो जाता है, लीक आउट हो जाता है. So the next question is, mention two metabolic altered states that generally 70% cause the kidney stone formation. तो याद रखिएगा हमारे पास दो मेजर काजेस थी, एक था हाइपरकैल्सीमिया और एक था हाइपरऑक्सैलरिया. हाइपर वर्ड जब भी यूज होता है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, और हाइपो जब भी जो है वो यूज होगा ये लो को शो करता है. तो हाइपरकैल्सीमिया से मुराद ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, और हाइपर ऑक्सैलरिया से मुराद ब्लड के अंदर ऑक्सलेट का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया. और हम पढ़ चुके हैं ऑक्सलेट बेसिकली ज्यादातर हमारे पास जो है ग्रीन वेजिटेबल से हमारे पास जो है वो रिसीव होता है, जिसमें टोमेटो वगैरह और इस तरह साग वगैरह और इस तरह की दूसरी जो हमारे पास सब्जियां होती हैं उनमें ये बहुत ज्यादा मौजूद होता है. अब कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया और ऑक्सलेट बहुत ज्यादा हो गया, देन दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सलेट, जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखे हुए है इन किडनी स्टोन. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रिनल फेलियर. याद रखिएगा किडनी के फेलियर में बेशुमार चीजें इन्वॉल्व, दे मे बी पैथोलॉजिकल, दे मे बी केमिकल. पैथोलॉजिकल मीन एनी काइंड ऑफ पैथोजन विल इन्वॉल्व देयर, मीन कोई वायरस आ गया, कोई प्रोटोजोन आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, और वो आके क्या करेगा, नेफ्रॉन को डैमेज करेगा. याद रखिएगा जब नेफ्रॉन को डैमेज किया जाता है तो मोस्टली जो मेन पार्ट डैमेज होगा इट विल बी नेफ्रॉन, ताकि फिल्टर ही ना हो. तो कंटेंट फिल्टर ही नहीं होने दिया जाता ताकि वेस्ट प्रोडक्ट आगे जाए ही ना, और दे रिमेन इन ब्लड. और देयर मे बी सम केमिकल काजेस. केमिकल मीन आपने कोई केमिकल यूज कर लिया जो बॉडी के लिए बड़ा जो है वो हार्मफुल होगा. इट मे एनी काइंड ऑफ ड्रग, इट मे बी एनी काइंड ऑफ एंटी मेटाबोलाइट, इट मे बी एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि क्या कर सकती है, हमारे किडनी को डैमेज कर सकती है. अब किडनी को डैमेज करने से मुराद मोस्टली नेफ्रॉन का जो है वो ग्लोमेरुलर पार्ट होगा. अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी,
ब्लड प्रॉपर फिल्ट्रेट जो है वो उस प्रोसेस में नहीं जाएगा, फिल्टर नहीं होगा। जब प्रॉपर फिल्टर नहीं होगा तो हमारे ब्लड के अंदर और उसके प्लाज्मा के अंदर जो है वो यूरिक एसिड यानी नाइट्रोजनस वेस्ट का जो लेवल है वो हाई होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें बेशुमार प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। वी मे सफर कोमा, वी मे सफर हाई ब्लड प्रेशर एंड मैनी मोर, जो इसी से क्या कर रही होंगी, रिलेट कर रही होंगी। So the next short question is account one each main adaptation in plants to high and low temperature. So एक बात याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर तो हाई टेम्परेचर के भी बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, लो टेम्परेचर के भी बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। यहां हमें एक एक अडेप्टेशन बतानी है प्रॉब्लम्स की। आइए जरा बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। सपोज इफ प्लांट आर फेसिंग वेरी हाई टेम्परेचर, तो चांसेस हैं हाई टेम्परेचर की वजह से उनमें मेल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर हमेशा कोशिश करता है चीजों को मेल्ट करके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सॉफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो उस वक्त जब सॉफ्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली शेप को प्रॉब्लम होगी और ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रॉब्लम होगी। उस वक्त प्लांट इस प्रॉब्लम से जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अडेप्टेशन क्या करेगा, ये अपना जो है वो ट्रांसपायरेशन रेट मैक्सिमम कर देगा ताकि उससे कूलिंग इफेक्ट हो। और दूसरा, इसकी कोशिश होगी कि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड जो है वो चेंज कर ले। याद रखिएगा फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास सैचुरेटेड विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और अनसैचुरेटेड विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अब इसकी कोशिश होगी कि मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो स्टोर करूं ताकि फ्लूइडिटी जो है वो थोड़ी बहुत रिजिडिटी में कन्वर्ट हो जाए। सो दो आंसर हमारे पास यहाँ पे, दो अडेप्टेशन मैंने बता दी, एक हाई ट्रांसपायरेशन रेट, द नेक्स्ट वन इज accumulation of saturated fatty acid. The next one is low temperature. अब लो टेम्परेचर में अच्छा खासा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जी जो हमारे पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिजिड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि फ्रीज हो जाता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अफेक्ट होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक काम तो ये होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अब फैटी एसिड स्टोर कर दिए जाएंगे विच विल बी अनसैचुरेटेड, जो कि इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करना शुरू कर देंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, अंदर आइस क्रिस्टल्स ना बने, उसके जो है वो बचाव के लिए ये क्या करेंगे, अपने जो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज कर लेंगे। अब जब सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लेंगे तो उससे इफेक्ट ये होगा, यहाँ बेनिफिट ये होगा, सो देयर साइटोप्लाज्म में बिकम सुपर कूल, लेकिन वो कभी फ्रीज नहीं होगा। जब फ्रीज नहीं होगा तो सेल के अंदर जो तमाम कंटेंट है और जो एंजाइम्स है दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन नॉर्मली। सो ये हमने अडेप्टेशन जो है वो डिस्कस कर ली विद रिस्पेक्ट टू हाई टेम्परेचर एंड विद रिस्पेक्ट टू लो टेम्परेचर। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 15, जिसमें हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए और शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, पास पेपर्स में भी